नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्विट्ज़रलैंड संविधान का उद्भव कैसे हुआ, कैसे हम आज का जो संविधान पढ़ते हैं वो 2002 में लागू हुआ था, वहाँ तक उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो तय होती है, और क्यों स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते स्विट्ज़रलैंड एक आदर्श मॉडल के रूप में है। लेट्स बिगिन। स्विट्ज़रलैंड राजनीति के साहसपूर्ण कार्यों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता समस्त गणतंत्रीय राष्ट्रों को स्फूर्ति प्रदान करती है। बुक्स का ये कथन है। साहसपूर्ण से तात्पर्य है कि स्विट्ज़रलैंड में वो कार्य या वो प्रयोग किए गए जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रेस्क्राइब करता है या उसकी इच्छा रखता है, यानी यथार्थ की बाध्यताओं से परे जाकर के नए प्रयोग किए गए जो कि सकारात्मक थे। यहाँ बात साहस की हो रही है, न कि दुस्साहस की हो रही है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो लोकतंत्र की भावनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे जनता के लिए जनता के द्वारा शासन की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, जब जनता स्वयं कानून बनाए, जब जनता स्वयं शासन की में भागीदार हो, जनता स्वयं विधि निर्माण में भागीदार हो, जनता को जो राजनीतिक प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति इस कदर अकाउंटेबल हों कि अगर वो जनता के प्रति अकाउंटेबल ना रहे तो जनता को उन्हें वापस बुलाने का अधिकार हो। ये वो साहसपूर्ण कार्य है जिनके लिए स्विट्ज़रलैंड जाना जाता है, और इसी वजह से यह अन्य गणतंत्रीय राष्ट्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, वह उन्हें स्फूर्ति प्रदान करता है। इंग्लैंड संसदीय व्यवस्था अमेरिका संघ प्रणाली का आदर्श है, तो स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्रों के प्रयोगों की राजनीतिक प्रयोगशाला होने का गौरव प्राप्त है। जैसा हम जानते हैं कि इंग्लैंड एक ऐसी व्यवस्था है जहां संसदीय व्यवस्था इवोल्व हुई, और यह जो इवोल्यूशन है यह सैकड़ों वर्षों के ब्रिटेन के राजनीतिक इतिहास में फैला हुआ है। यह हमने ब्रिटेन के संविधान के विकास में देखा था कि कैसे संसद और राजा की जो लड़ाई है वह सैकड़ों वर्षों में इंग्लैंड में लोकतंत्र की स्थापना करती है। अमेरिका संघ प्रणाली का आदर्श है। अमेरिका में अमेरिकन क्रांति के परिणाम स्वरूप किस प्रकार अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने एक नए प्रकार की प्रेसिडेंशियल सिस्टम का विकास किया जो सेपरेशन ऑफ पावर, बैलेंस एंड चेक एंड बैलेंस पर टिकी हुई है। तो ये दो प्रणालियाँ अगर अपने इस रूप में प्रसिद्ध हैं तो स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा देश है जो आल्प्स पर्वत की गोद में है। 15,950 वर्ग मील अर्थात भारत के केरल राज्य के बराबर है, यानी केरल जितना छोटा सा स्टेट है, अगर आप इंडिया के मैप में देखें तो मात्र छोटा सा स्टेट केरल है, उसके बराबर ही इसका क्षेत्रफल है। यह इटली, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ है। इसमें 20 पूरे कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन है। देखिए, जैसे कोई भी फेडरल सिस्टम होता है उसमें केंद्र होता है और इकाइयाँ होती हैं। ये जो इकाइयाँ होती हैं, इन इकाइयों को वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे भारत में हम राज्य बोलते हैं, राजस्थान राज्य, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे भारत में जो संघ की इकाइयाँ हैं इनका नाम राज्य है। अमेरिका में स्टेट्स बोलते हैं। वैसे ही स्विट्ज़रलैंड में जो यूनिट्स हैं उनको कैंटन बोला जाता है। और जैसे अपने यहाँ भी राज्यों के साथ साथ संघ की एक इकाई है जिसको हम बोलते हैं यूटी,
यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी 6 अर्ध कैंटन है और 20 पूर्ण कैंटन है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ खनिज पदार्थ नहीं है, लेकिन उद्योग प्रधान देश है। इसका जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत अच्छा है, जनता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। यानी यह न केवल पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिहाज से बल्कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से भी हम देखें तो स्विट्जरलैंड न केवल एक विकसित देश है बल्कि विकसित देशों में भी चहुमुखी विकास के रूप में जाना जाता है, जहां जनता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। सामाजिक रचना अगर देखें तो यहाँ 3 प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, जर्मन, फ्रेंच और रोमन। 3/4 जनसंख्या जर्मन भाषी है, यानी सबसे ज़्यादा भाषा जर्मनी की बोली जाती है, बाद में 20% फ्रेंच भाषी है। अगर एथनिसिटी यानी निर्जातीयता के आधार पर देखें तो 72% लोग जर्मन हैं, 21% लोग फ्रेंच हैं और 6% इटालियन हैं। धर्म के आधार पर अगर देखें तो 58% प्रोटेस्टेंट हैं और 31% कैथलिक हैं। यहाँ की मुख्य भाषाएं 3 हैं जो परिसंघ की अधिकृत भाषाएं हैं। स्विट्जरलैंड जिन शुरुआत में हमने बात की थी कि साहसिक कार्यों के लिए जाना जाता है, या वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन आइडियाज़ जिनके लिए स्विट्जरलैंड आइडियल है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के विद्यार्थी के रूप में, या अन्य देशों के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम आज पढ़ रहे हैं इसको, वो कौन कौन सी विचारधाराएं हैं जो स्विट्जरलैंड के संविधान शासन प्रणाली को शासित करती हैं। लोकतंत्रीय विचारधारा, समस्त राजनीतिक शक्तियों का केंद्र जनता को माना जाता है। देखिए, लोकतंत्र की जो भावना है वो यही है कि शासन का केंद्र जनता है। अब ये जो भावना है कि शासन का केंद्र जनता है, यह सबसे अधिक अगर गहराई से, या यूं कहें कि सबसे अधिक विशुद्धता में अगर कहीं फील हुई है या कहीं उसकी अनुपालना हुई है बिना किसी भ्रष्टाचार के, तो वह है उदाहरण स्विट्जरलैंड। जनता का शासन तो एक नामात्र के लोकतंत्र होता है, वो भी एक दावा करता है, लेकिन जनता के शासन का अपनी भावना का, अपनी स्पिरिट में तीव्रतम अभिव्यक्ति अगर होती है तो वह होती है स्विट्जरलैंड में। गणतंत्रीय विचारधारा यानी शासन का प्रत्येक पद सामान्य जनता के लिए खुला है। देखिए, शासन का प्रत्येक पद सामान्य जनता के लिए खुला है, ऐसा बहुत से इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन व्यवहार में जब हम तुलनात्मक राजनीति में हम देखते हैं तब हम देखते हैं कि व्यवहार में ऐसा नहीं है। यथार्थ में जो पद हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, वो सभी लोगों के लिए ओपन नहीं है। अगला है, लेकिन स्विट्जरलैंड में रियल सेंस में शासन का प्रत्येक पद है वह सामान्य जनता के लिए खुला है। संघीय विचारधारा, इसका आधार है विकेंद्रीकरण। संघीय विचारधारा इस बात पर टिकी होती है कि जो संघ है इसकी जो यूनिट्स हैं, इनको हम कैंटन कहें या अर्ध कैंटन कहें, इन यूनिट्स पर जितना ज़्यादा विश्वास जताया जाता है, जितनी ज़्यादा शक्तियों का विकेंद्रीकरण इन यूनिट्स को किया जाता है, जितनी ज़्यादा शक्तियाँ यूनिट्स को दी जाती है, वह उतनी ही मात्रा में संघीय कहलाता है। यानी जितनी ज़्यादा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है उतनी ज़्यादा उसे संघीय कहा जाता है, और जितनी इसका अगर झुकाव इसका संघ की तरफ होता है शक्तियों का,
तब हम उसे एकात्मक प्रवृत्ति वाला संघ या एकात्मकवादी संघ कहलाता है। तो स्विट्जरलैंड इस मामले में भी विलक्षण है कि यहाँ संघ में इन शक्तियों पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया गया है, यूनिट्स पर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ यूनिट्स को सौंपी गई है। उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा वह है जो व्यक्ति को साधन मानती है, व्यक्ति को जो साध्य मानती है और व्यक्ति ही उसके दर्शन का केंद्र बिंदु होता है, और अन्य जो संस्थाएं मेनली राज्य है वह व्यक्ति के लिए होता है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। यानी व्यक्ति को साध्य मानकर जो अब ताने बाने को बुनती है वह उदारवादी विचारधारा है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान में उदारवादी विचारधारा मुख्य रूप से परिलक्षित होती है। स्विट्जरलैंड का संविधान की क्या महत्ता है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं, या वो कौन सी बातें हैं जो उसे खास बनाती है। स्विट्जरलैंड प्राचीनतम गणतंत्र है, यूरोप का प्राचीनतम गणतंत्र है, यानी 1848 से वहाँ रिपब्लिक है। देखिए 1848 से रिपब्लिक होना बड़ी बात है। कोई भी सबसे पुराना लोकतंत्र यूके है, लेकिन यूके आज भी रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि यूके का जो क्राउन है वह उसी फैमिली से आता है और वह पद सेकुलर भी नहीं है, ओनली फॉर प्रोटेस्टेंट रिजर्व है। लेकिन स्विट्जरलैंड 1848 से भी रिपब्लिक है, यानी सारे पद सभी लोगों के लिए खुले हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत कम देशों में और बहुत कम स्तर पर पाया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि कैंटन के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र मिलता है। अनूठी कार्यपालिका है, स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका ऐसी है जो ना ही संसदीय है और ना ही अध्यक्षात्मक है। संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों के गुणों को समाहित करते हुए एक बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, यानी वहाँ कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं है, एक व्यक्ति कार्यपालिका का चीफ नहीं है, वहाँ 7 सदस्यीय एक बॉडी है, वह कार्यपालिका की चीफ मानी जाती है। और उसमें उन 7 सदस्यों में एक सदस्य जो अध्यक्षता करता है वह अध्यक्षता सेरिमोनियल है। पावर शक्तियों के मामले में जब हम बात करें तो उसके पास अन्य 6 सदस्यों की तुलना में कोई विशिष्ट शक्ति नहीं होती। अगर हम कार्यपालिका प्रमुख के रूप में अगर देखें तो वह 7 सदस्यीय बॉडी ही कार्यपालिका प्रमुख है, इस वजह से उसे हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। स्थायी तटस्थता, दोनों विश्व युद्धों के बीच तटस्थता कायम रखी। 1815 की वियना कांग्रेस और 1920 में राष्ट्रसंघ द्वारा तटस्थता को मान्यता दी गई। विश्व का जो गुटबाजी का इतिहास है, स्विट्जरलैंड उस गुटबाजी से दूर रहा। उसने घोषित रूप से तटस्थता की नीति अपनाई और अन्य देशों ने उस तटस्थता का सम्मान भी किया। दोनों विश्व युद्धों के बीच भी स्विट्जरलैंड तटस्थ रहा था और बाद में यह विश्व के कई राष्ट्रों के मध्य होने वाली महत्वपूर्ण संधियों जैसे 1815 की वियना कांग्रेस और 1920 में राष्ट्रसंघ द्वारा उस तटस्थता को मान्यता दी गई। तो इस तटस्थता की वजह से भी स्विट्जरलैंड महत्वपूर्ण है। स्विट्जरलैंड अशांति के संसार में एक शांति द्वीप है। जैसे मैसन ने कहा है कि अगर पूरा विश्व अशांति है तो स्विट्जरलैंड शांति का द्वीप है। यूरोप में संघात्मक प्रणाली का सबसे पहले परीक्षण हुआ। देखिए फेडरल सिस्टम यूरोप में सबसे पहले आया स्विट्जरलैंड में। तो न केवल रिपब्लिक बल्कि फेडरल सिस्टम के रूप में भी स्विट्जरलैंड यूरोप का पहला उदाहरण है। गैर मंत्रिमंडलीय बहुल कार्यपालिका की स्थापना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्थापिका सभाओं में सफलतापूर्वक लागू किया गया। देखिए प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी जिस अनुपात में लोग होते हैं उस अनुपात में ही उनके प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि सभाओं में हों, ये जो
मॉडल है प्रतिनिधित्व का, यह भी बहुत ही कम देशों में मिलता है। यह स्विट्जरलैंड में सफलतापूर्वक सैकड़ों सालों से चल रहा है। तो ये जो विशेषताएं थी वे स्विट्जरलैंड को अनूठा बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। अब हम देखते हैं कि कैसे आज का जो स्विट्जरलैंड है वह इवोल्व हुआ और आज के संविधान का निर्माण हुआ। पुराना जो व्यवस्था थी 1291 से 1298 के बीच में, इससे पूर्व जो व्यवस्था थी उसमें जो कैंटन थे, जो राज्य थे, ये हैब्सबर्ग शासकों के अधीन थे और इन लोगों ने एक राज्यमंडल की स्थापना की 1291 में उरी, स्वेज और अंडरवाल्टेन कैंटनों ने। यह राज्यमंडल की स्थापना आत्मरक्षा हेतु की गई, लेकिन इस राज्यमंडल में कई दोष थे कि इनकी कोई केंद्रीय सरकार नहीं थी, कोई सेना नहीं थी और कोई बजट नहीं था, यानी केंद्रीय सरकार थी ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनमें यूनिटी वाली कोई चीज़ नहीं थी। 1353 में इस राज्यमंडल में 8 कैंटन शामिल हो गए, 1648 में 13 हो गए और 1648 की वेस्टफेलिया की संधि में इन्हें संप्रभु राज्य का दर्जा मिल गया। यह चलता रहा। 1798 से 1803 में हैबल्टिक गणतंत्र की स्थापना हुई। इसमें राज्यमंडल की दुर्बलता का फायदा उठाकर फ्रांस ने आधिपत्य स्थापित कर लिया और नेपोलियन ने हैबल्टिक गणतंत्र यानी एकात्मक और केंद्रीकृत शासन, नौकरशाही का बोलबाला इसमें था। यह पुराने वाले सिस्टम से अलग था, यह काफ़ी हद तक एक केंद्रीकृत शासन था। इस व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ा। हैबल्टिक गणतंत्र की जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी इसके प्रति असंतोष बढ़ा। नेपोलियन ने गणतंत्र का अंत कर नई व्यवस्था स्थापित की। नेपोलियन के काल में यानी 1803 से 1815 में जो नई व्यवस्था नेपोलियन ने स्थापित की उसमें कैंटनों को काफ़ी मात्रा में स्वायत्तता दी गई। एक प्रकार से राज्यमंडल का यह पुनर्जीवन था। 6 नए कैंटन बनाए गए, इसलिए अब कुल कैंटनों की संख्या हो गई 19। लेकिन 1813 में नेपोलियन का पतन हो गया। 1814 में स्विस डायर को नवीन संविधान बनाना पड़ा। इसे 1815 की वियना कांग्रेस में स्वीकार किया गया। इसमें स्थायी तटस्थता को स्वीकृति दी गई। अब कैंटन हो गए थे 22। लेकिन 1815 की जो नई व्यवस्था थी इससे कैंटनों में उग्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और कैंटन 2 भागों में बंट गए। जो कैंटन सुधारवादी या रेडिकल्स थे ये केंद्रीयकरण के समर्थक थे। केंद्रीयकरण के समर्थक यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र की सरकार है उसके पास ज़्यादा शक्तियां सौंपने के समर्थक थे। और दूसरे थे प्रतिक्रियावादी या फेडरलिस्ट जो स्वायत्तता के समर्थक थे, यानी कैंटन की गवर्नमेंट को ज़्यादा शक्तियां देने के समर्थक थे। इनका यह जो संघर्ष था यह धीरे धीरे तीव्र होता गया। 1847 में उग्र स्थिति पैदा हो गई और हालात गृह युद्ध के हो गए। गृह युद्ध छिड़ गया। राज्य संघ की सेनाओं ने पृथक होने वालों को पराजित कर दिया, यानी जो अलगाववादी थे उनको पराजित कर दिया गया। गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना जरूरत महसूस हुई। 1848 में एक आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग ने नया संविधान बनाया। इस पर विभिन्न कैंटनों में लोक निर्णय हुआ। देखिए यहाँ पहला संविधान है वो भी जनमत से ही स्वीकार्य होता है। 12/12/1948 यानी 12 दिसंबर 1948 को नया संविधान लागू हो गया। 1848 के संविधान के लागू होने के बाद भी और शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की मांग रही। देखिए यहाँ केंद्रीय सरकार मांग हो गई लेकिन फिर भी केंद्रीय सरकार के पास जो शक्तियाँ थी उनकी कमी खल रही है। स्विस संघीय सभा द्वारा पूर्णतः संशोधित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया जिसे कैंटनों और जनतनों के बहुमत में स्वीकार किया गया और इसे 26 मई 1874 में लागू किया गया। देखो हमने यूएस का संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब हमें देखेंगे कि स्विट्जरलैंड के संविधान में पूर्ण संशोधन का एक प्रावधान है। पूर्ण संशोधन से तात्पर्य है एकदम पूर्णतया नया संविधान बनाना, यानी वहाँ नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग संसद है वहाँ की जो टॉप व्यवस्थापिका है वो
ही नया संविधान बना सकती है और उसे जनमत संग्रह पे पास करवाना जरूरी होता है। तो वैसे ही 1848 की जो संघीय सभा थी उसने महसूस किया कि नया संविधान जरूरी है। उन्होंने नया संविधान बनाया, फिर कैंटनों और जनता के बहुमत से उसे पास करवाया, इसलिए नया संविधान लागू हो गया 26 मई 1874 को। स्विस संघीय संसद द्वारा फिर 1998 को नया संविधान फिर से अंगीकृत किया गया और जनमत संग्रह के द्वारा 1/1/2000 को नया संविधान लागू हो गया। ऐसा नहीं है कि 1874 से 2000 के बीच में उन्होंने संविधान बदलने के प्रयास नहीं किए थे, लेकिन प्रयास किए थे। जब हम संविधान संशोधन प्रक्रिया को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि संविधान का पूर्ण संशोधन है वो एक जटिल प्रोसेस है। स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधान कहलाता है, तो उनके वो जो प्रयास थे वो विफल हो गए। जो प्रयास सफल हुआ वो उसी की बदौलत 2000 में नया संविधान लागू हुआ। यह 1998 में आरंभ हुआ था। तो ये हमने स्विट्जरलैंड के संविधान का इवोल्यूशन पढ़ा कि कैसे स्विट्जरलैंड का संविधान है जो एक पुराने कैंटन 3 कैंटनों ने आपस में आत्मरक्षा के लिए कमज़ोर से राज्य मंडल की स्थापना की और धीरे धीरे वह कमज़ोर राज्य मंडल इवोल्व हो के और एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की मांग सतत रूप से उठती गई और अंततः स्विट्जरलैंड एक रिपब्लिक फेडरल डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में डेवलप हुआ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।